चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज 10th क्लास विज्ञान का चैप्टर 6, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। हमने पिछली क्लासों में 5 चैप्टरों को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिनकी क्लासेज आपको कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। तो आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन को लेने के लिए सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात करते हैं देखो इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, और इससे कुछ डायग्राम भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन एग्जामों को भी हमने इसमें क्या किया है, कवर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमें ओटीओ का पैटर्न दे रखा है, सही विकल्प क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। मतलब इससे देखा जाए तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इससे 6 नंबर का मटेरियल हमसे पूछा जाने वाला है। तो बात करते हैं सही विकल्पों के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है। तो भाई हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम तंत्रिकीय ऊतकों के द्वारा किया जाता है, और दूसरा ऑप्शन हमें मांसपेशी भी दे रखा है, तो इस पेशी के द्वारा भी किया जाता है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा क्या, दोनों के द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां भाई हमारे शरीर में होती हैं कितनी, 5। नाक है, जीभ है, त्वचा है, ठीक है, कान है और आंख है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम हमारे वातावरण में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, उसको इनके माध्यम से ग्रहण करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो हमसे पूछा है कि हमारी ज्ञानेंद्रिय कौन है। आंतरिक कान, बिल्कुल सही जवाब। नाक भी है, हाँ बिल्कुल सही है। जीभ बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनता है। भाई केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत हमारा ब्रेन आता है और मेरुरज्जु आता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इनसे मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो जवाब हमारा चला जाएगा क्या, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। भाई हमारा जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है ना, ये टोटली मिलकर बना होता है किससे, न्यूरॉन्स से, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसफर हो रही है ना, विद्युत, वो होती है विद्युत आवेग के रूप में। क्लियर। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। भाई एक पादप हार्मोन का नाम बताना है, बाकी के कोई जंतु हार्मोन हमें दे रखे होंगे, तो इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ये सब मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन है। और साइटोकाइनिन जो हमें दे रखा है, वो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। क्लियर। ऐसे अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है 6वां, के निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। मतलब इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। दूसरा दे रखा है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन दे रखा है और जिब्रेलिन दे रखा है। तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है भाई हमारा, तो इंसुलिन जो है ना, वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जो कि हमारा एक पादप हार्मोन नहीं है। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे फिर से हमसे क्वेश्चन 7वां पूछा गया है, जो भी रिपीट हो गया है दोबारा से, कि मनुष्य के पर्यावरण से सभी सूचनाओं को, संवेदनाओं को ग्रहण करने हेतु जो ग्राही अंग हैं हमारे, मतलब इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो कौन कौन से हैं। तो आंतरिक कर्ण भी है, नाक भी है, जीभ भी है। इसका भी जवाब हमारा क्या चला जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 8वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है ना, वो कौन सा होता है। तो भाई मस्तिष्क के 3 भाग हैं हमारे, एक अग्र मस्तिष्क है, एक पश्चिम मस्तिष्क है, और एक मध्य मस्तिष्क है। तो इनमें से हमारा जो अग्र मस्तिष्क वाला जो भाग होता है ना, यही हमारा क्या है, सोचने वाला भाग होता है। इसी के अंदर हमारी सोचने की जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। वैसे ही अगला क्वेश्चन हमें 9वां वाला क्वेश्चन दे रखा है। 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। तो भाई जो भूख है, प्यास है और सोचने वाला जो भाग है ना, वो सब कुछ जो हमारा स्थित है ना, वो किस भाग में स्थित होता है, अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। क्लियर। दूसरा हमसे पूछा है क्वेश्चन 10वां, जिसमें हमसे बोला है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाई जाती है। मतलब ऐसी, मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसी कुछ ग्रंथियां इसमें दे रखी है हमें, जो आपस में जोड़े में पाई जाती है, मतलब ये 2 होंगी पेयर में। तो एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो किडनी 2 होती है, यानी एडिनल ग्रंथि भी कितनी होंगी, 2। वृषण भी कितने होते हैं, 2, तो ये भी जोड़े में पाई जाएगी। पीयूष ग्रंथि जो है ना, वो ब्रेन के अंदर एक ही पाई जाती है, ये जोड़े में नहीं पाई जाती। अंडाशय की बात करें, अंडाशय भी कितने होते हैं, 2, तो ये भी काय में पाई जाती हैं, जोड़े में। तो मतलब अंडाशय हमारा पेयर में कितने हैं, 2।
वृषण भी कितने हैं 2, और एड्रिनल ग्रंथि भी कितनी मिलेंगी हमें 2। मतलब जोड़े में नहीं पाई जाने वाली ग्रंथि हमारी पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि हमारी ब्रेन के अंदर स्थित होती है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, और 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्न में से घटित होता है। तो वही है इलेक्ट्रिकल संकेत, मतलब विद्युत आवेग जो है ना, उसके रूप में परिवर्तन किसमें होता है? क्या कोशिकाएं में, एक्सॉन में, डेंड्राइट्स में, या सिरे में? तो ये होता है हमारा काय के अंदर, एक्सॉन के अंदर ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, और 12वें क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं को, संवेदनाओं को ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं भाई। वही बिल्कुल 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जिसके अंदर हमारा आंतरिक कर्ण भी है, नाक भी है, जीभ भी है इसके अंदर, यानी उपरोक्त सभी जवाब हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में, भाई मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका का डायग्राम अभी हम आगे देखने वाले हैं, इसमें सूचनाओं का सही क्रम क्या होता है भाई। तो सूचनाओं का सही क्रम की यदि हम बात करें, सूचनाएं सबसे पहले डेंड्राइट से ग्रहण की जाती हैं, फिर कोशिका काय में पहुंचती हैं, फिर एक्सॉन में पहुंचती हैं, फिर इस एक्सॉन से फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये इनके क्रम है सही से सूचनाओं के चलने का। तो आंसर हमारा ए वाला इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ होता है भाई। तो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण मतलब जिस भाग में अनैच्छिक क्रियाएं कंट्रोल होती है, हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियोजन जहां पर होता है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, प्रतिवर्ती चाप का कह देते हैं। तो ये बनता है हमारा अनैच्छिक क्रियाएं कंट्रोल होती हैं किसके में, मेरुरज्जु के द्वारा, और ऐच्छिक क्रियाएं कंट्रोल होती हैं हमारी किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, यानी ब्रेन के द्वारा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं भाई। तो एड्रिनल है, पीयूष ग्रंथि है, इंसुलिन है, या थायराइड है। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा क्या, पीयूष ग्रंथि। बड़े अच्छे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं जो एग्जाम में हमसे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं। तो सभी बच्चे एक बार इन क्वेश्चनों को अपने इनको अभी से रीड करना स्टार्ट कर दें, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में ऑक्सीजन जो हार्मोन है, ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है भाई। पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन है, ऑक्सीजन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, और इथाइलिन है। वो 5 प्रकार के करीबन हार्मोन पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो हार्मोन है ना, जो पेड़ पौधों के तने वाले भाग में अवशोषित होता है, अग्रभाग में, जिससे कि तने की क्या होती है, लंबाई बढ़ेगी। तो अग्रभाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन आपका ये है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, और अगले पैटर्न में दे रखा है अगला क्वेश्चन हमें, जो है हमारा 17वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा है हमसे कि पौधों में साइटोकाइनिन क्या प्रेरित करता है भाई। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। जो पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे हार्मोन है, वो हार्मोन हमारे अलग अलग काम इनका होता है। जैसे जिब्रेलिन का काम अलग है, साइटोकाइनिन का काम अलग है, एब्सिसिक अम्ल का काम अलग है, इथाइलिन का काम क्या है, अलग है। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है हमारा, वो साइटोकाइनिन इनमें से कौन से काम को कंप्लीट करता है। तो भाई साइटोकाइनिन का काम पेड़ पौधों के अंदर ये है कि ये हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है भाई। जैसे जैसे 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी, ये काम इनके द्वारा किया जाता है। तो कोशिका विभाजन, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की आकार में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। क्लियर? अगला 18वां क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन। अब जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां निकल होती हैं, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं ना, जिनको हम रासायनिक पदार्थ बोल रहे हैं, जो कि सीधे सीधे हमारे रक्त में भेज दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। नलिका विहीन, डक्टलेस बोलते हैं इनको। ये अपने हार्मोन को रक्त में सीधे सीधे छोड़ देती हैं, मतलब उसी सतह पर पाई जाती हैं जिस सतह पर ये अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये और बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती है ना, उनमें नलिका पाई जाती है। इस नलिका के माध्यम से ये अपने स्राव को बाहर छोड़ती हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारी जो लार के अंदर बनने वाली लार ग्रंथियां जो है ना, वो लार ग्रंथियां से निकलने वाला पदार्थ लार होता है हमारा, तो वो नलिका युक्त होती है, उनमें नलियां पाई जाती हैं। तो ये सीधे रक्त में छोड़ देंगी, यानी जवाब इसका हो जाएगा हमारा क्या, सीधे रक्त में जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां, एड्रीनलिन हार्मोन के स्राव से निम्न परिणाम हो सकते हैं भाई।
तो जो एड्रीनलिन हमारा जो हार्मोन है, जो हमारी एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनल, और ये एड्रीनल ग्रंथि जो है ना वो मिलेगी हमें कहाँ पर, किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। और इससे निकलने वाला जो एड्रीनलिन हार्मोन है उसका काम क्या क्या है भाई, याद रखना है आपको। ये हृदय की धड़कन को भी बढ़ाता है, मतलब ये इमरजेंसी के समय पर काम करने वाला हार्मोन है। पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है इसकी वजह से। पाचन तंत्र है, त्वचा में रुधिर की सप्लाई क्या हो जाती है, कम। मतलब हम बात करें, उपरोक्त सभी काम ये करता है। एड्रीनल हार्मोन इमरजेंसी के समय पर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है, तो उसी की वजह से शरीर के अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एड्रीनल हार्मोन का स्त्राव होता है। तो जस्ट अभी पढ़ा है हमने, एड्रीनल हार्मोन का स्त्राव हमारी एड्रीनल ग्रंथि से होता है। क्लियर। तो ये थे हमारे 20वां क्वेश्चन। और आगे आ जाते हैं हमारे फिर क्या, खाली स्थान। और खाली स्थान भी हमें करीबन दे रखे हैं, 9 खाली स्थान हमें दे रखे हैं। और जिनमें हमारा सबसे पहला जो खाली स्थान हमें दे रखा है ना, वो है हमारी के कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बनने वाले तंत्र का निर्माण होता है। बस उस तंत्र को हम किस नाम से जानते हैं भाई, तो कपाल तंत्रिकाएं मतलब ब्रेन के अंदर मिलेंगी, मेरु तंत्रिकाएं मतलब मेरु रज्जु के अंदर मिलेंगी। इन दोनों के मिलने से जो तंत्र बनता है ना, उसे हम केंद्रीय तंत्र का तंत्र बोले तो CNS कहते हैं भाई, याद रखना है आपको सभी। दूसरा क्वेश्चन भी याद है आपको कि तंत्र का तंत्र की जो इकाई है ना, उसे हम क्या कहते हैं, या तो तंत्र का कोशिका बोल दो या फिर उसको बोल दो न्यूरॉन। न्यूरॉन, तो न्यूरॉन को हम तंत्र का तंत्र की क्या कहते हैं भाई, इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है भाई। तो बिल्कुल प्रतिवर्ती क्रिया मतलब बोले तो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं हमारे किसके द्वारा कंट्रोल होने वाली हैं, मेरु रज्जु के द्वारा कंट्रोल होने वाली है। तो इसका केंद्र क्या होगा भाई, मेरु रज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मिल गया हमें, यही क्वेश्चन ओटी में पीछे भी मिला था कि मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो भाई ये मस्तिष्क का अग्रभाग है, अग्रभाग, जिसको हम अग्र मस्तिष्क भी कह देते हैं, अग्र मस्तिष्क, याद रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन मुख्यतः होता है। तो भाई ये होता है कहां से, वृषण, टेस्टिस के अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि हमें पुरुष के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण क्या होता है। भाई मटर के पौधे जो होते हैं ना, उनमें जो वृद्धि हो रही है, तंतु मतलब जो मटर के पौधे की जो होती है ना, उससे एक टेंड्रिल नुमा संरचना भी बाहर निकलती है। तो उस टेंड्रिल नुमा संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो भाई मटर के पौधे में जो तंतु की वृद्धि होती है ना, वो प्रकाश की गति की वजह से होती है, प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। तो जो पौधे प्रकाश की वजह से वृद्धि कर रहे हैं, जैसे तना जो है ना, पौधों का तना प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, जड़ें हमेशा जमीन के अंदर की ओर वृद्धि करती हैं। तो इनमें जो परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है ना, तो ये मिल रहा है हमें प्रकाश के कारण। तो इसको हम बोल देते हैं प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती। तो इस गति के कारण इस मटर के पौधे के तंतु की वृद्धि होती है। अगला है कि पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर गिर जाती हैं। भाई ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पकी हुई फलियों को पौधे से गिरने में सहायता करता है, या हम ये कहें कि पतझड़ लाने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से पौधे की सारी पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो ऐसा जो हार्मोन है ना हमारा, वो है कौन सा, ABA, जिसे हम एब्सिसिक अम्ल कहते हैं, ABA, सॉरी, ABA शॉर्ट में आप लिख सकते हो, ABA एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नवा क्वेश्चन के, पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि किसके कारण होती है। भाई पराग नलिका जो है ना, ये फूल के अंदर पराग कणों को अंडाशय की तरफ लेके जाती है, जिससे कि वहां पे अंडाणु जो है ना, उसके साथ पराग कणों का निषेचन होने वाला है, उसके बाद फिर फल का निर्माण होने वाला है। तो ऐसी वृद्धि जो होती है ना, वो किसका कारण है, तो ये प्रकाशानुवर्ती तो है नहीं, ये प्रकाश का कारण तो नहीं है, तो रासायनिक पदार्थों की वजह से वृद्धि होती है, इसलिए हम इसे कह देते हैं क्या, रसायनुवर्ती, रासायनिक पदार्थ की वजह से गति होती है। तो ये थे हमारे खाली स्थान। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें दे रखा है मैचिंग करने के लिए, जिसमें हमसे पूछा है कि कॉलम के अंदर, कॉलम बी के अंदर जो दे रखा है, इनका सही मिलान हमें इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमसे बोला है केंद्रीय तंत्र का
तंत्र भाई। तो इन ऑप्शनों में से हमें आ, बा, सा, दा, ई इस तरीके से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके जवाब हमें देने हैं भाई। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले केंद्रीय तंत्र का तंत्र। सामने हमें मैचिंग करने के लिए दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाएगा। तो हमने पढ़ा है भाई कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाने के लिए हमें एक ब्रेन चाहिए और एक मेरुरज्जु चाहिए। इन दोनों को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर शामिल करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है किस नंबर पे, या वाला। तो हम जवाब दे देंगे कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनेगा हमारा काय से मिलके, मेरुरज्जु और मस्तिष्क से मिलकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो पर्दीय तंत्र का तंत्र दे रखा है, जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं भाई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि तंत्र का तंत्र जो है ना हमारा तीन प्रकार का है। तो आगे जाके हम क्वेश्चन को उसको पढ़ेंगे। तो परिधीय तंत्र का तंत्र जो दे रखा है ना वो हमारा किससे मिलकर बनता है, जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो भाई ये बनकर बनेगा हमारा किससे, जिसके अंदर हमारी आने वाली है क्या, कपाल तंत्र का है और मेरु तंत्र का है। मतलब हा वाला जवाब हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। मैं सिंबल लिख रहा हूँ, बाकी के आंसर आपको इसी में दे रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्लियर है हमारा क्या, दो तंत्रिकाओं के मस्त खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। देख लेते हैं सिनेप्स इसमें कहीं दे रखा है, तो बिल्कुल फा वाला जवाब हमारा इसका सिनेप्स हो जाएगा। उसी तरीके से मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो क्या पीयूष ग्रंथि कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। तो क्या कहीं मस्तिष्क दे रखा है ऑप्शन में, ऐसा चेक करो, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है भाई, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में भी कहाँ स्थित होती है भाई, तो देख लेते हैं कहीं अग्र मस्तिष्क वाला भाग दे रखा है, बिल्कुल ला वाला, ला पर हमें जवाब दे रखा है कि ये स्थित होती है कहाँ, अग्र मस्तिष्क में। अगला जवाब थायरोक्सिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो हमने पढ़ा है थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई, हमारे गले के अंदर पाई जाती है। तो अब इस थायरोक्सिन का संश्लेषण करने के लिए हमें ऐसी कौन सी चीज की आवश्यकता है भाई, तो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करने के लिए हमें आवश्यकता है किसकी, आयोडीन की। बाद बाकी तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है हमें कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो आयोडीन की यदि कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन का संश्लेषण नहीं होता है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा है कि घेंगा रोग हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो जवाब इसका हो जाएगा क्या, दा वाला, यानी आयोडीन, ये चाहिए हमें। अगला आ जाता है हमारा मादा हार्मोन। तो मादा हार्मोन के नाम आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे क्या कहलाते हैं, मादा हार्मोन कहलाते हैं। जवाब इसका ये हो जाएगा। अगला है हार्मोन का स्त्रावण। हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है भाई, हमने पढ़ा है अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं, हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो 12 नंबर पे हमें दे रखा है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम बौनापन। बौनापन हमें देखने को मिलने वाला है किसके हार्मोन की वजह से, वृद्धि हार्मोन की वजह से, वृद्धि। तो वृद्धि हार्मोन का यदि कम स्त्रावण होगा तो पौधे की और जंतुओं का की जो हाइट है ना वो कम रह जाएगी, यानी उनमें बौनापन देखने को हमें मिलेगा। क्लियर, ये हुआ इसका जवाब। और अगला जो जवाब हमारा बचा है वो बचा है सूरजमुखी की गति किस कारण होती है। तो हमने सुना है कि भाई सूरजमुखी का जो फूल जो होता है ना वो प्रकाश की वजह से गति करता है, जिधर सूर्य का प्रकाश होगा उधर उसके फूल की डायरेक्शन बदलती हुई चली जाती है। तो ई जवाब हमारा इसका हो जाएगा। तो ये थी हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड मैचिंग जो हमें दे रखी थी, सही जोड़ियां जो दे रखी थी, इनकी मैचिंग हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन आता है हमारा किसमें, एक शब्द में देखने को क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसमें हमें करीबन 10 क्वेश्चन हमें दे रखे। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र का तंत्र बनाती हैं। तो बिल्कुल बार बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमारा बनाएंगे CNS, जिसको हम कहेंगे क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सूंघना, देखना और सुनने के जो केंद्र होते हैं ना वो मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं भाई। तो ये है हमारा सूंघना, सुनना, इसके जो केंद्र है ना, जो मस्तिष्क का 3 भाग थे हमारे, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसमें से हमारा जो मध्य मस्तिष्क है ना उसी के अंदर ये स्थित होते हैं, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो सुनना, देखना और सूंघने, इससे संबंधित जो ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन है वो कहाँ मिलने वाली है, हमें मध्य मस्तिष्क के अंदर मिलने वाली है। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है
कि प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है भाई। तो इनको हम कह देते हैं प्रतिवर्ती चाप, मतलब जो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हो और इनका कंट्रोल किससे होने वाला है भाई, मेरुरज्जु से होने वाला है। तो इन तंत्रिकाओं को हम संवेदी तंत्रिकाएं कह देते हैं भाई, याद रखना है, संवेदी तंत्रिकाएं। तो जवाब इसका संवेदी तंत्रिकाएं हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब, रक्तदाब मतलब बीपी ब्लड प्रेशर, वमन मतलब उल्टी, इनके केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं। मतलब जो उल्टी को कंट्रोल करने वाला है, रक्तदाब को कंट्रोल करने वाला है, मतलब मस्तिष्क में यदि इनकी बात करें तो ये क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो कि कैसी हमारी भाई अनैच्छिक क्रियाएं होने वाली हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से कंट्रोल होती हैं। तो मस्तिष्क का एक भाग होता है जो ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में स्थित होता है, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं भाई, नाम याद रखना है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा भाई, इसका ये जवाब हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमसे पूछा है कि अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है भाई, अग्नाशय से निकलता है। और मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये होता है हमारा गहना रोग। यदि इस आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें गहना रोग देखने को मिलता है। आगे आता है किस हार्मोन की कमी से, मधुमेह, जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं भाई, याद रखना है, डायबिटीज भी इसको हम कहते हैं। तो शुगर की बीमारी हमें देखने को मिलने वाली है किस हार्मोन की कमी से भाई, तो वो है हमारा इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, अग्नाशय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित करता है, ऐसा कौन सा भाग है भाई। ठीक है, इसका नाम हमें बताना है। तो भाई अग्र मस्तिष्क जो है ना, उसका और भी भाग है, उसको हम अनुमस्तिष्क कह देते हैं भाई। क्या कह देते हैं, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क। तो इसके अंदर संतुलन का नियंत्रण होता है, शरीर को बैलेंस बनाना, ये सब काम जो है ना, कि जिस तरीके से हम किसी भी एक चीज पर पैर पर खड़े होना, जो शरीर का जो बैलेंस है ना हमारा, गिरते गिरते एकदम से हमारा संभल कर खड़े हो जाना, ये सब शरीर को बैलेंस बनाने का काम मस्तिष्क का है। कौन से वाले भाग का, अनुमस्तिष्क का। उसके बाद है मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। दो मादा हार्मोन के नाम हम पढ़ चुके हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो पुरुष हार्मोन का नाम हो जाएगा हमारा क्या, टेस्टेस्टेरोन, स्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं, जो कि एक कौन सा हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद आता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है भाई। तो मास्टर ग्रंथि हम कहते हैं किसको, पीयूष ग्रंथि को, जो कि स्थित होती है हमारे काय के अंदर, ब्रेन के अंदर स्थित होती है। क्लियर, तो ये थे हमारे एक शब्द में, वाक्य में आंसर। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं क्या, 6 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं ट्रू और फॉल्स से भाई, सत्य असत्य हमें इनके अंदर बताना है भाई। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हम पहले क्वेश्चन में हमसे दे रखा है कि आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया ही कहलाती है क्या, हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया अचानक से शरीर के अंदर घटित होने वाली क्रियाओं को हम क्या कह देते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कि यही हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाते हैं भाई, पेशियों तक पहुंचाते हैं। नहीं भाई, ये गलत है भाई, ये जवाब गलत है। क्या है कि संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे ही मोटोर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं भाई, ये भी हमारा क्या है भाई, रॉन्ग है। दूसरा है मस्तिष्क का सोचने और समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क होता है भाई, गलत है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये अग्र मस्तिष्क होता है। उसके बाद है लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि, ये अनैच्छिक क्रिया है जो पश्चिम मस्तिष्क में जो मेडुला होता है ना, उसमें नियंत्रित होती हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, अभी हमने इस क्वेश्चन को
पढ़ा हुआ है। उसके बाद है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। भाई करता है, ये जवाब हमने अभी पढ़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि इसने नहीं बोल दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे हमारा पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने 6 सत्य सत्यों को पढ़ा है। भाई आप अच्छे से रीड कीजिए। इसके बाद हमारा अगला पैटर्न आ जाता है 2 अंकों के क्वेश्चनों पर, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें इसके अंदर दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो दो क्वेश्चनों के पैटर्न को। तो बकायदा आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए, आपके पास जो भी नोट्स हैं बाकी के नहीं हैं तो आपको इस वीडियो के साथ में इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं 2 नंबरों के क्वेश्चनों की। और 2 नंबरों में क्वेश्चन हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो दे रखा है हार्मोन क्या होती है। हम पढ़ चुके हैं कि हार्मोन जो है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट भागों या फिर कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता और कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं और विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। उन पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं, हार्मोन, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, चैप्टर का ही नाम है हमारे पास तंत्र का तंत्र से आप क्या समझते हो। भाई प्राणियों के अंदर सोचना, समझना, किसी भी चीज को याद रखना, लंबे समय तक विभिन्न अंगों के कार्यों को करना, उनमें समन्वय स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखना, ऐसे तंत्र को हम क्या कह देते हैं, तंत्र का तंत्र कह देते हैं। क्लियर बात। मस्तिष्क क्या होता है भाई, ब्रेन की यदि बात करें तो ब्रेन जो है ना, वो केंद्रीय तंत्र का एक भाग है जो कि कपाल गुहा, जिसे हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, इसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। मतलब मस्तिष्क के ऊपर 8 हड्डियों का एक मजबूत आवरण पाया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को समन्वय और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। इन 8 हड्डियों के नाम फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमोइड और अरेकिनॉइड, इन हड्डियों के नाम होते हैं जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाता है सुषुम्ना या मेरुरज्जु से आप क्या समझते हो। भाई सुषुम्ना और मेरुरज्जु जो है ना, इसके द्वारा पहली बात तो जितनी भी क्रियाएं होने वाली है ना, वो अनैच्छिक क्रियाएं होने वाली हैं। और ये मेरुरज्जु हमारी जो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जो दे रखी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। तो कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी की गुहा में सुरक्षित जो भी एक केंद्रीय तंत्र का भाग है, जो कि संयोजी ऊतक से बनी हुई 3 झिल्लियों से ढकी हुई संरचना होती है, जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करती है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, मेरुरज्जु कह देते हैं। तो इस मेरुरज्जु और ब्रेन के ऊपर, दोनों के ऊपर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। उनका नाम आपको याद रखना है। 3 झिल्ली कौन कौन सी होती है, इनको शॉर्ट में मैं लिख के देता हूं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेकिनोड। ये 3 झिल्लियां ब्रेन के अंदर भी ऊपर भी पाई जाती हैं और मेरुरज्जु के अंदर भी पाई जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। अब हमें इस मेरुरज्जु के यानी इस सुषुम्ना के 2 प्रमुख कार्य बताने हैं भाई। तो बिल्कुल इनका काम क्या है भाई, कि ये मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने वाली जो प्रेरणा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो संवेदना है, उसका संवहन करना, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। दूसरा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करना, जो अनैच्छिक होती हैं। भाई ऐच्छिक, अनैच्छिक अलग अलग तरीके की क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही होती हैं, वो अलग अलग अंगों के द्वारा क्या रहती हैं, कंट्रोल में रहती हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती या प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। भाई प्रत्यावर्ती प्रतिवर्ती क्रिया जो है, जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर बहुत फास्ट होती हैं, जिनमें सोचने समझने का समय नहीं मिलता है, जो कि हमारे मेरुरज्जु के द्वारा क्या होती हैं भाई, कंट्रोल में रहती हैं। उन क्रियाओं को हम कह देते हैं प्रतिवर्ती क्रिया है। दूसरा आ जाता है न्यूरॉन। क्या है भाई, इस न्यूरॉन को ही हम कह देते हैं क्या, तंत्रिका कोशिका। इसका चित्र हमें बनाने के लिए पूछा जाता है, आगे मिलने वाला है हमें तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका क्या है भाई, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई या ऊतक या तंत्र का ऊतक, ये क्या कहलाता है, अपना पूरा ब्रेन और पूरा हमारा मेरुरज्जु जो है ना, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और यही तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी कहलाती है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी यही है भाई, कौन, तंत्रिका कोशिका। क्लियर। बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन हो चुका है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं
जिन्हें हम क्या कह देते हैं, हार्मोन कह देते हैं। उन ग्रंथियों को हम नाम देते हैं क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगला आ जाता है प्रकाशानुवर्तन। और प्रकाशानुवर्तन हम किसे कहते हैं भाई, प्रकाशानुवर्तन यदि किसी पौधे की गति यदि प्रकाश की वजह से हो रही है तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रकाशानुवर्तन। तो पौधों के अंदर जो तना है ना, हरे पौधों के अंदर जो तना है ना वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, और जड़ें जो है ना वो अंधकार की ओर गति करती हैं। हम बोले कि पृथ्वी के अंदर मिट्टी की तरफ वृद्धि करती हैं। तो प्रकाश के कारण होने वाली गति को हम क्या कह देते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोल दिया जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भाई जलानुवर्तन किसे कहते हैं, जलावर्तन। तो जल की वजह से होने वाली गति, जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति को हम क्या कह देते हैं, जलानुवर्तन। जो तो 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाने छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। भाई ये भी पढ़ चुके हैं कि ये कि हमारा मस्तिष्क में स्थित जो अनुमस्तिष्क वाला भाग होता है, ये शरीर की स्थिति और अनुरक्षण का क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन, जो थोड़े से लॉन्ग होंगे 2 नंबरों के क्वेश्चनों से। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए। तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को हम। यदि हमारे भोजन में इस आयोडीन की कमी यदि हो जाए तो हमारे शरीर में घेंगा रोग हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसके उपापचय की क्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, और साथ में हमें घेंगा रोग हो जाएगा। तो इतना सा जवाब हमें इसके बारे में लिखना होता है। भाई बात करते हैं अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का कैसे पता लगाते हैं। भाई तो अगरबत्ती की जो गंध का पता लगाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो सुगंध है, दुर्गंध है, उसको सूंघने के लिए शरीर के अंदर घ्राण पिंड पाए जाते हैं। वहां तक इस गंध को पहुंचाना होता है। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर नाक में सबसे पहले इसकी गंध पहुंचेगी। वहां पर जो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका जो स्थित है वो उसको विद्युत आवेग में पैदा करेगी, और ये तंत्रिका कोशिका से फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता हुआ जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जिसको हम घ्राण पिंड कहते हैं, वहां पहुंच जाएगा। फिर जाके हमें अगरबत्ती की गंध का क्या चलेगा, पता चलेगा। फिर हम उसके प्रति उसकी अनुक्रिया करेंगे। तो इस तरीके से अगरबत्ती की गंध हमें क्या चल जाता है, पता। दूसरी बात करें, हमारा जो तंत्र का तंत्र हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो कितने भागों में विभाजित है। भाई तो इसके 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, फर्दीय तंत्र का तंत्र और स्वायत्त तंत्र का तंत्र। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, छुईमुई पादप जिसको हम टचमी प्लांट या लाजवंती के नाम से भी जानते हैं, इसकी पत्तियों की जो गति है ना वो प्रकाश के प्ररोह की गति से बिल्कुल भिन्न होती है। क्यों भाई? तो जैसे ही हम इसकी पत्तियों को छूते हैं तो इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। छुईमुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि मुक्त होती है, वृद्धि से इनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। प्रकाश के प्ररोह की जो गति होती है ना वो वृद्धि के कारण होती है, ठीक है ना। प्रकाश का प्ररोह, तना जो है ना प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, पौधे की वृद्धि हो रही है प्रकाश की तरफ, तो वो अलग गति है भाई। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है भाई? तो रासायनिक समन्वय के लिए हमारे शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, जो विभिन्न ग्रंथि विभिन्न अंगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से पूछा है कि भाई आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। भाई बार बार क्वेश्चन हमसे रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो भाई थायराइड ग्रंथि जो है ना हमारी, उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है कौन, ये आयोडीन, जिसे हम कहते हैं I2। और भोजन में आयोडीन की यदि कमी हो जाती है तो जिसको हम गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं, उससे वो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब हम आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि जब एड्रीनेलिन किस ग्रंथि से निकल रहा है भाई, ये एड्रीनल ग्रंथि से निकल रहा है, रुधिर में मिलेगा तो हमारे शरीर में क्या क्या अनुक्रिया होने वाली है। भाई बात करते हैं इसकी कि जैसे ही एड्रीनल हार्मोन जो है, तो हमने पढ़ा है कि भाई ये हार्मोन इमरजेंसी के समय पे निकलता है। भाई हृदय धड़कन बढ़ेगी, इसकी
ऊतकों को प्रभावित करेगा। इससे हृदय की धड़कन यानी गति बढ़ जाएगी, श्वसन की दर बढ़ जाएगी, पाचन तंत्र की क्रिया तेज हो जाएगी और त्वचा में रुधिर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। अब बाकी की धमनियां हैं, उनके आसपास की पेशियां क्या होने लगेंगी, सिकुड़ने लगेंगी, रुधिर की दिशा कंकाल की पेशियों की ओर ज्यादा हो जाएगी। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को उस स्थिति से, उस समस्या से निपटने में क्या करेंगी, सहायता करेंगी। इसलिए हम इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आ गया मधुमेह। मधुमेह मतलब यही शुगर की बीमारी है भाई, शुगर, डायबिटीज। तो मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है भाई? तो हमें मालूम है भाई कि मधुमेह की जो बीमारी है ना वो इस इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। इसलिए मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है ताकि इंसुलिन की कमी को क्या किया जा सके, दूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता पड़ती है? भाई बहुत सारे जीव हैं, जिन जीव जंतुओं के अंदर हमें क्यों इस तरीके से ब्रेन की, मेरुरज्जु की आवश्यकता इसके अंदर पड़ी हुई है भाई। तो एक जीव की विभिन्न क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए और उस जीव का अनुरक्षण करने के लिए हमें क्या होती है भाई, नियंत्रण एवं समन्वय की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने इसके 9 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं हम, जिसमें हमसे पूछा गया है भाई कि इस तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए भाई। ये दे रखी है हमारी, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं भाई। तो इसका डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम हिंदी में यहाँ दे रखे हैं, मैं बाद बाकी इनके नाम लिख के देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहला नाम ध्रुव का दे रखा है, जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है। तंत्रकाक्ष, इसको हम एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है। कोशिका काय, इसको कोशिका काय ही बोलो, ये केंद्र की हमारा दे रखा है। दूसरा यदि इसकी हम बात करें, इसके अंदर ये कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो पहले तो बोलते हैं हम इसको माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ के अंदर एक कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम स्वान सेल कहते हैं, स्वान कोशिकाएं, याद रखना है भाई, कोशिकाएं। और जो बटन लाइक स्ट्रक्चर इसका लास्ट पार्ट जो जहां दे रखा है, इनको हम बोल देते हैं टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया। तो इतने से नाम आपको इसके अंदर लिखने हैं। बाद बाकी की हम बात करें कि ये केंद्रक दे रखा है, इसके अंदर ये कुछ द्रव भरा रहता है जिसको हम कोशिका द्रव कह देते हैं, कोशिका द्रव बोल देते हैं। ठीक है। तो ये भाग है इसके तंत्रिका कोशिका के, आपको इसमें नाम लिखने होते हैं और इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना होता है। और बाद बाकी की देखा होगा कि आपकी जो माइलिन शीथ है ना, वो बीच बीच में कहीं पे इसमें गैप पाए जाते हैं, जिसे रेनवियर की संधि कहते हैं हम, रेनवियर की संधि। बस इतना सा यदि आप लिख के आते हो भाई, बिल्कुल पूरे 100% आपको जितने नंबर का दी, 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके 4 में से 4 फुल में से फुल नंबर मिलने की पूरी 100% चांसेस आपके बन जाते हैं। तो ये था तंत्रिका कोशिका का यानी न्यूरॉन का नामांकित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आता है हमारे पास के इस तंत्रिका कोशिका के कार्य क्या है भाई। तो बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर इन्हीं को ही तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है, कि भारी वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करना और उनको विद्युत आवेगों में बदलना। इन विद्युत आवेगों को फिर तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग जैसे कि मस्तिष्क तक पहुंचाना इसका काम होता है। फिर मस्तिष्क मेरुरज्जु से उन आदेशों को फिर उन अंगों तक पहुंचाने का काम भी इनका होता है। तो सजीव के शरीर में आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच एक समन्वय स्थापित करने का जो काम होता है ना, वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के हार्मोन, जिनमें से हमसे पूछा है कि इन हार्मोन के कार्य लिखिए। और जो भी हार्मोन इसके अंदर जो दे रखे हैं, ये सभी हार्मोन हैं क्या, मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन। तो बात करते हैं हार्मोन में। सबसे पहला हार्मोन हमें दे रखा है क्या, थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है भाई, हमारे शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में वसा पर काम करता है भाई, उसकी क्रिया को क्या करने वाला है, कंट्रोल, इतना सा याद रखना है। दूसरा, इंसुलिन का हमें पता है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल को क्या करने वाला है, कंट्रोल, इसकी गड़बड़ी होगी तो शुगर लेवल क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है। एड्रिनलिन हार्मोन का काम क्या है कि भाई ये इमरजेंसी हार्मोन है, ये रक्तदाब को बढ़ाएगा, हृदय स्पंदन की गति को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा भाई। वृद्धि हार्मोन का काम क्या है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ये हमारे शरीर में वृद्धि करेगा, विकास का नियमन करेगा, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, ये मनुष्य में लिंग हार्मोन है, इससे यौवन आरंभ के समय शरीर के अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, वो देखने को हमें मिलते हैं, यानी लैंगिक हार्मोन इसको हम कह देते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि वृषण से निकलने वाला हार्मोन है, जो कि मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। क्लियर? ये तो थे मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन। उसी तरीके से पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन के नाम और उनके काम भी हमें बताना है भाई, ठीक है। तो पेड़ पौधों के अंदर जैसे कि हमारे पास एक है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एम्ल, जिसे हम वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं भाई। एक गैसीय हार्मोन और होता है जिसे हम इथाइलिन कहते हैं, जो कि नहीं दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं हम इन्हीं हार्मोन की। तो ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है कि ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगा, कोशिका विभाजन को भी बढ़ाएगा, पौधों की गति को भी नियंत्रण करेगा, पत्तियों को गिरने से भी रोकेगा, बीज रहित फल उत्पादन में भी क्या करेगा भाई, ये सहायता करेगा। पौधों के अंदर इसको मिलाने से एक क्रिया जो है ना उनके अंदर होने लगेगी। दूसरा जो जिब्रेलिन है उसका काम है ये बीज के अंकुरण में सहायक होता है, बौने पौधे की लंबाई को भी बढ़ा देगा, पत्तियों को चौड़ा करने में भी क्या करता है भाई, ये सहायता करता है। इस तरीके से आपको एक एक दो दो पॉइंट इनके याद रखने हैं, और क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, एक तो मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन, और दूसरा पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोनों के कारण। तो आप बिल्कुल इनको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला और अगला तीसरा आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिका और तने की लंबाई में वृद्धि करना, जड़ों और पत्तियों की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है, और अंकुरण के समय ये उत्प्रेरक का काम करता है। दूसरा एबीए, एब्सिसिक अम्ल, इसको हम नाम से ही बोलते हैं वृद्धि रोधक। ये वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। इसका मतलब यह है कि फूलों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रण ये करता है। यही पतझड़ की क्रिया को भी बढ़ाता है, क्योंकि पत्तियां गिरेंगी इसकी वजह से, जिसकी मात्रा जैसी बढ़ जाएगी पौधे की पत्तियां क्या होने लगेंगी, गिरने लगेंगे। इस तरीके से ये पौधे की वृद्धि दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए भाई। प्रतिवर्ती जो चाप है ना, ये बनेगा हमारा काय के अंदर, मेरु रज्जु के अंदर, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं इसकी वजह से जो हो रही है भाई। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का हाथ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि गर्म पानी के अंदर, इसके अंदर जो रखा हुआ है ना, वो क्या है भाई, गर्म पानी रखा हुआ है, गर्म पानी। और इस व्यक्ति ने जैसे ही गर्म पानी के अंदर अपने हाथ को डाला है, तो ये व्यक्ति गर्म पानी में से अपने हाथ को क्या कर रहा है भाई, एकदम से हटा रहा है। तो इसके लिए इसको सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन मिली यहाँ से, और ये इंफॉर्मेशन इसके हाथ से होती हुई आगे की ओर चलना शुरू कर दी संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से, और कहां तक जाके पहुंच गई भाई, मेरु रज्जु तक। मेरु रज्जु ने फिर ऑर्डर दिया किसको भाई, ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचा दी भाई, ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन को पता चला कि भाई पानी क्या है भाई, गर्म है, तो हाथ को क्या करना है भाई, बचाना है। तो ये वापस फिर से ऑर्डर देगा, फिर से ऑर्डर मिलने वाला है किसको, मेरु रज्जु को। मेरु रज्जु फिर से ऑर्डर वापस लेके आएगा किस अंग तक, यहाँ तक, और इसको हटाने के लिए मूवमेंट इसके अंदर होने वाले हैं। इनको लाने का काम जो है ना, जो प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। और इस तरीके से, और इस पूरे सिस्टम में हमारी जो मेन रूप से भूमिका निभा रही है ना, वो क्या है हमारी भाई, तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो इस तरीके से एक प्रतिवर्ती चाप का क्या होता है भाई, निर्माण। तो ये चित्र भी आपसे पूछा जाता है भाई, आपको याद रखना है इसका भी जवाब, ठीक। आगे ऐसे ही हमें दे रखा है भाई, मानव शरीर में पाई जाने वाली कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामांकित चित्र हमें बनाने हैं भाई। ये हमें दे रखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि की स्थिति आज हम पता कर लेते हैं कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ कहाँ स्थित होती है शरीर के अंदर। हमने नाम बोला है, तो और होती भी कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके सारे नाम आपको इसमें दे रखे हैं। जैसे कि बात करें, एक है हमारी पीनियल ग्रंथि, जो कि ब्रेन के अंदर है। पीयूष ग्रंथि, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये भी क्या है हमारी, ब्रेन के अंदर स्थित है।
हाइपोथैलेमस भी एक ग्रंथि होती है जो भी हमारे कहाँ पे है, ब्रेन में। तो ब्रेन के अंदर 3 ग्रंथि हमें देखने को मिलने वाली है भाई। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरी आ जाती है हमारे गले वाले भाग में। गले वाले भाग में एक का नाम लिखा है परावर्तु ग्रंथि, एक का नाम लिखा है अवर्तु ग्रंथि। मतलब यहाँ पर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक को हम बोलते हैं पैराथायराइड और एक को बोलते हैं हम थायराइड। तो गर्दन वाले भाग में 2 ग्रंथि हमें देखने को मिलने वाली है। तीसरी ग्रंथि की यदि हम बात करें, थाइमस ग्रंथि जो है ना, वो हमारे चेस्ट वाले भाग में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं बक्षगुआ। बक्षगुआ वाले भाग में देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अग्नाशय, हमारा ये भी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि, ये भी है हमारे किडनी के ऊपर भी ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं भाई, ये उसी का नाम है, एड्रिनल। बाकी का फिर ये वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं, जो कि इससे निकलने वाला जो हार्मोन था ना, वो कौन सा था हमारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे निकल रहा था। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिससे अलग अलग प्रकार के क्या निकल रहे हैं, हार्मोन। तो ये चित्र भी हमसे बनाने के लिए पूछा जाता है। तो भाई आपको इनके नाम याद रखने हैं और इनकी स्थिति याद रखनी है कि किस जगह पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। अगला चित्र आ जाता है हमारा मस्तिष्क का। मस्तिष्क का भी हमें नामांकित चित्र याद रखना है भाई, जिसमें हमारा जो मस्तिष्क है ना, उसके 3 भाग हैं। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क हमारा, दूसरा भाग है हमारा मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है हमारा कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जी आगे वाला भाग है, जिसके अंदर हमारा क्या है, प्रमस्तिष्क भी है। मस्तिष्क की ये कपाल तंत्र, कपाल खोपड़ी, जिसके ऊपर हड्डियों के अंदर ये मस्तिष्क रहता है। और उसके बाद इसके अंदर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं भाई, जिनको हम ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेकिनॉइड के नाम से जानते हैं, 3 झिल्लियां। दूसरा बात करें मध्य मस्तिष्क, तो ये बीच वाला भाग जो है ना, जिसको हम मध्य मस्तिष्क कह देते हैं, जिसके अंदर हमारा हाइपोथैलेमस है और पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें हमारा पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, अनुमस्तिष्क है, और फिर यहाँ से ब्रेन का जो पीछे वाला भाग है हमारा, जब देखा होगा हमारे ब्रेन के पीछे एक गड्ढा सा पाया जाता है, वहां से हमारी ये संरचना निकलना क्या होती है, शुरू, और रीढ़ की हड्डी बनना शुरू होती है, और यहीं से शुरू होता है क्या, हमारा मेरु रज्जु। इसी को पीछे वाला भाग हमारा मिलकर रीढ़ की हड्डी के अंदर चला जाता है, जो कि हमारी अनेक क्रियाओं को क्या करने वाला है, कंट्रोल। तो इतना सा डायग्राम आपको बना के याद रखना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बनाने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना, वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है क्या, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए भाई। तो मस्तिष्क के, जैसे अग्र मस्तिष्क है, इसका वाला जो भाग है ना, जो भूख है, प्यास है, इससे संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सोचने समझने को भी नियंत्रित करता है, कौन सा, अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क वाला जो भाग है ना, ये सुनने को, देखने को, सूंघने की क्रिया के लिए भी उत्तरदायी होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ना, उसके द्वारा रक्त दाब, उल्टी वाली क्रिया, बमन मतलब उल्टी, उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित जो अनुमस्तिष्क होता है, ये शरीर की स्थिति का भी संतुलन करता है। तो मस्तिष्क के अंदर अलग अलग भाग हैं, और अलग अलग भाग के द्वारा अलग अलग क्रियाओं का क्या किया जा रहा है भाई, संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसका नाम था तंत्र का तंत्र और उसका नियंत्रण भाई। तो जिसके अंदर हमने अभी तक के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन भी हमारे पास प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी थे, और जो निदानात्मक कक्षाओं हेतु 2024-25 के लिए जो मॉड्यूल जो जारी किया गया है विज्ञान का, उसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। तो सभी लोग इस पीडीएफ सॉल्यूशन को अच्छे से रीड करें, इसका अध्ययन करें। तो आगे आने वाली क्लासों के हिसाब से आपको और भी वीडियो जारी किए जाएंगे, जिसमें अगले चैप्टरों का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सभी लोग, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास, अगले चैप्टर के साथ, नए सॉल्यूशन, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।